प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हेनरी नियम की व्याख्या करेंगे। हेनरी नियम आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तब हेनरी नियम समझने के लिए हम लोग गुरु चेला क्या करें कि पहले एक खेला करें कि कोल्ड ड्रिंक्स का निर्माण किया जाए, कोल्ड ड्रिंक्स का फैक्ट्री बैठाया जाए। अब कोल्ड ड्रिंक्स का निर्माण कर लीजिएगा तो हेनरी नियम अपने आप समझ में आ जाएगा। कोल्ड ड्रिंक्स बनाने के लिए क्या किया जाता है? एक पात्र में जल ले लिया जाए। जल लगभग 80 से 90% तक रहता है कोल्ड ड्रिंक्स में। अब यह कोल्ड ड्रिंक्स ब्रांडेड होना चाहिए, तो ब्रांडेड होने के लिए उसमें अब कुछ उपयोगी पदार्थ मिलाया जाए। तो अब इस जल में क्या क्या घोलिएगा? तो जल में चीनी घोल दीजिए, फिर साइट्रिक अम्ल, आप जानते हैं कि साइट्रिक अम्ल नींबू में रहता है, तो साइट्रिक अम्ल के जगह पर आप नींबू का रस मिला दीजिए तो साइट्रिक अम्ल मिल गया आपको। फिर उसमें अंगूर का रस मिला दीजिए, फिर उसमें कुछ विटामिन मिला दीजिए, जैसे विटामिन B12, विटामिन C। फिर शरीर के लिए उपयोगी कुछ खनिज मिला दीजिए, मिनरल मिला दीजिए। वह मिनरल है पोटेशियम, सोडियम, क्लोराइड, आयोडाइड, कैल्शियम। ये सब मिनरल हमारे शरीर के लिए भी लाभप्रद है, इसको भी मिला दिए। हल्का मात्रा में रंग मिला दिए। आपका कोल्ड ड्रिंक्स रूपी शरबत अभी तैयार हो गया। शरबत में अब आपको घुलाना है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कहीं कोल्ड ड्रिंक्स को आप खोलते हैं उसका ढक्कन तो गैस निकलता है। वो गैस क्या है भाई? तो वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो अब उस कोल्ड ड्रिंक्स में आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिलाना है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाने से पहले उस कोल्ड ड्रिंक्स को अधिक दिन तक संरक्षित रखने के लिए उसमें एक परिरक्षक भी मिला दीजिए। वह परिरक्षक है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट क्या करता है कि पदार्थ को सड़ने से बचाता है। याद कीजिए, परिरक्षक के रूप में सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का फॉर्मूला होता है C6H5COONA। अब इस सोडियम बेंजोएट इसमें मिला दिए तो यह कोल्ड ड्रिंक्स आपका कुछ 2-3 वर्षों तक सड़ेगा नहीं। अब इसमें CO2 गैस को घुलाया जाए। CO2 गैस घुलाने के लिए इस द्रव के ऊपर CO2 गैस लाना होगा। और अब इस CO2 गैस तो प्रायः द्रव में आसानी से घुलते नहीं है। तो आप क्या कहिएगा कि इस CO2 गैस को इस द्रव में घुलाने के लिए दावे आरोपित किया जाए। जैसे किसी कील को दीवार में ठोकना है, तो कील को दीवार में धंसाने के लिए आप क्या करते हैं कि एक हथौड़ा लेते हैं और उस कील पर प्रहार करते हैं। तो प्रहार करते हैं मतलब उस पर बल लगाते हैं, बल आरोपित करते हैं।
तो एकांक क्षेत्रफल पर आपने कुछ बल लगाया, तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही तो आप दाब कहते हैं। तो जैसे आप दीवार में कील ठोकने के लिए आपने दाब आरोपित किया, उसी तरह से इस द्रव विलयन में CO2 गैस को घुलाने के लिए आप दाब आरोपित कीजिए। दाब कैसे आरोपित कीजिएगा भाई? तो यहां CO2 गैस ले लिए और इस CO2 गैस के ऊपर आप पिस्टन एडजस्ट कर दीजिए, पिस्टन, और पिस्टन को दबाइए। तो पिस्टन को दबाइएगा तो यह CO2 गैस इसमें घुलने लगेगा। जितना ही अधिक दाब आरोपित कीजिएगा उतना ही अधिक CO2 गैस घुल जाएगा। तो अब दूसरी बात मैं कहूं कि आपने ब्रांडेड कोल्ड ड्रिंक्स बना दिया और कहा उस ब्रांडेड कोल्ड ड्रिंक्स का नाम आप रख दिए गुरु चेला कोल्ड ड्रिंक्स, और प्रचार करने लगे कि ठंडा मतलब गुरु चेला कोल्ड ड्रिंक्स। दोस्त, अब कोई आकर इस विलयन को गर्म कर देगा, तो गर्म जब करेगा तो जितना आपका CO2 घुला था वह पुनः बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब हुआ कि द्रव में गैस को घुलाने के लिए, द्रव में गैस को घुलाने के लिए दो शर्त आ गया। पहला शर्त, दाब उच्च होनी चाहिए और तापक्रम कम होनी चाहिए। तापक्रम कम होनी चाहिए, इसीलिए आप लोग देखे हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स बेचने वाले लोग उस कोल्ड ड्रिंक्स को फ्रिज में रखते हैं जिससे तापक्रम कम रहे और कोल्ड ड्रिंक्स में CO2 गैस अधिक घुलनशील रहे। तो दोस्त, तापक्रम को यदि नियत रखा जाए, तापक्रम में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए, तो द्रव में गैस को घुलाने के लिए शर्त क्या होगा कि जितना ही अधिक हम दाब आरोपित करेंगे उतना ही अधिक गैस घुलेगा। मतलब अब इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन, प्रेशर ऑफ गैस, गैस का दाब, जितना ही अधिक दाब बढ़ाए उतना ही अधिक गैस की मात्रा इस विलयन में घुल गई। जब गैस की मात्रा बढ़ेगी तो मोलों की संख्या बढ़ेगा, और जब मोलों की संख्या बढ़ेगी तो मोल अंश बढ़ेगा। तो विलियम हेनरी कहे कि देखिए, दाब बढ़ाने से गैस की मात्रा बढ़ रहा है, मात्रा बढ़ने से मोलों की संख्या बढ़ रहा है, अब मोलों की संख्या बढ़ने से मोल अंश बढ़ रहा है। तो उन्होंने अंतिम रिलेशन दिया कि प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल अंश, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। मोल फ्रैक्शन मतलब मोल अंश। प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। यहां x जो है मोल फ्रैक्शन है, मतलब मोल अंश है। इसी को आप हिंदी में कहिएगा कि द्रव के ऊपर आरोपित गैसीय दाब उस द्रव में घुलनशील गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। दोस्त, अब यही बात को याद करो, P गैस समानुपाती X गैस, मतलब गैस का दाब
समानुपाती होगा द्रव में घुलनशील गैस के मोल अंश का। इसी को आप हेनरी नियम कहते हैं। इसमें शर्त आप बनाए हैं कि ताप क्रम का मान नियत रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। अब देखो नियम, हेनरी नियम 1803 ईस्वी में विलियम हेनरी ने बतलाया कि स्थिर ताप, अंडरलाइन किया हूं, तापमान स्थिर होना चाहिए, पर किसी द्रव विलयन के ऊपर, द्रव विलयन के ऊपर उपस्थित गैस, द्रव विलयन के ऊपर उपस्थित गैस CO2 गैस है का आंशिक दाब, इस CO2 गैस द्वारा जितना अंश में दाब आरोपित किया जा रहा है उसी को आप आंशिक दाब कह रहे हैं। आंशिक दाब द्रव विलयन में, द्रव विलयन में घुलनशील उस गैस मतलब है CO2 गैस की मात्रा, CO2 गैस की मात्रा या मोल अंश के समानुपाती होता है। अब दोस्त मेरे साथ इस नियम को याद कर लो। हेनरी अपना नियम दिए थे 1803 ईस्वी में। हेनरी का पूरा नाम है विलियम हेनरी। तो 1803 ईस्वी में विलियम हेनरी ने बतलाया कि स्थिर ताप पर, तापक्रम स्थिर पर किसी द्रव विलयन के ऊपर उपस्थित गैस का आंशिक दाब द्रव विलयन में घुलनशील उस गैस की मात्रा या मोल अंश के समानुपाती होता है। इसमें मेन बात याद रखिएगा, दाब और मोल अंश। अर्थात P गैस समानुपाती X गैस। अब समानुपाती चिन्ह को हटाइएगा तो कोई समानुपाती स्थिरांक या नियतांक लाइएगा। तो P गैस इक्वल टू, समानुपाती के बदले में इक्वल टू का साइन दे दिया, तो नियतांक आएगा KH, जिसका नाम होगा हेनरी नियतांक। हेनरी नियतांक या हेनरी स्थिरांक। फिर X गैस, जहां P गैस क्या है भाई, तो द्रव विलयन के ऊपर आरोपित आंशिक दाब, द्रव विलयन के ऊपर उपस्थित गैस का आंशिक दाब। चलिए अब याद कीजिए, P गैस मतलब द्रव विलयन के ऊपर गैस का आंशिक दाब। X गैस का मतलब द्रव में घुलनशील गैस का मोल अंश। KH क्या है, तो हेनरी नियतांक है। अर्थात यह है गैस की प्रकृति और विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो इसको याद कर लीजिए, हेनरी नियतांक का मान अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग विलायकों में अलग अलग होता है। आप यहां लिखे हैं कि गैस का दाब बराबर KH मतलब हेनरी नियतांक गुने X गैस मतलब गैस का मोल अंश। इसलिए अब गैस का मोल अंश बराबर होगा P गैस बटा में KH। अब दोस्तों याद करो, जब KH का मान अधिक होगा, जिस गैस के लिए KH का मान अधिक होगा उसके लिए मोल अंश का मान कम हो जाएगा। मतलब KH का मान बढ़ने से गैस की विलेयता कम हो जाती है। दोस्तों अभी हम लोग देखें कि हेनरी नियतांक का मान
बढ़ने पर द्रव में गैस की घुलनशीलता घटती है, अर्थात X गैस मतलब गैस का मोल अंश, गैस का मोल अंश मतलब गैस की द्रव में विलेयता बराबर P गैस बटा में KH मतलब हेनरी नियतांक। यदि दो या दो से अधिक गैसों को हम समान दाब देकर बराबर दाब देकर घुलाएं तो जिस गैस के लिए हेनरी नियतांक का मान अधिक होगा उसकी घुलनशीलता कम होगी। समान दाब की स्थिति में X गैस व्युत्क्रमानुपाती है 1/KH। गैस का मोल अंश हेनरी नियतांक का व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, मतलब KH जब बढ़ेगा तो X गैस का वैल्यू घटेगा, मतलब विलेयता घटेगा। X गैस को दिमाग में रखिए, वह विलेयता को प्रदर्शित करता है, घुलनशीलता को प्रदर्शित करता है। अब इसी पर एक क्वेश्चन देखा जाए तो 298 केल्विन ताप पर निम्नलिखित गैसों के लिए जल में हेनरी नियतांक का मान दिया गया है। हीलियम के लिए है 145 किलो बार, केल्विन बार मत पढ़िएगा, 145 किलो बार का मतलब हुआ, किलो का मतलब होता है 10 के पावर 3, तो यह हो जाएगा 145 गुने 10 के पावर 3 बार। ध्यान दीजिए कैसे पढ़िएगा इसको, किलो बार, आ किलो का मतलब 10 के पावर 3। तो हीलियम के लिए 145 किलो बार, नाइट्रोजन N2 गैस के लिए 78 किलो बार, O2 गैस के लिए 36 किलो बार और CO2 गैस के लिए 1.67 किलो बार। तब जिसके लिए KH का मान अधिक होगा उसके लिए मोल अंश का मान कम होगा, और मोल अंश का मान कम होगा मतलब विलेयता कम होगी। तब जिस गैस के लिए KH का मान अधिक उसकी विलेयता कम। तो सबसे कम विलेय कौन होगा? हीलियम। सबसे अधिक विलेय कौन होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इन गैसों की, इन चारों गैसों की जल में घुलनशीलता का बढ़ते क्रम आप बोल सकते हैं। चलिए बोलिए मेरे साथ, इन गैसों की जल में विलेयता या घुलनशीलता, जल में विलेयता या घुलनशीलता का बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम मतलब जो सबसे अधिक घुल रहा है उसको लास्ट में से लिखिएगा। तो सबसे कम कौन घुलेगा? जिसके लिए KH का मान सबसे अधिक है। तो हीलियम सबसे कम घुलेगा, और सबसे अधिक कौन घुलेगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसके लिए KH का मान दिया है 1.67, तो सबसे अधिक घुलनशील CO2। दोस्त इसी को ऑब्जेक्टिव बनाकर ऐसे भी कह सकता है, इन चारों का मान दे देगा और कहेगा कि निम्न में से कौन अधिक घुलनशील या कौन कम घुलनशील। तो सबसे कम घुलनशील हीलियम और सबसे अधिक घुलनशील कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसके बाद अब देखिए
N2 का 78 किलो बार है और O2 के लिए 36 किलो बार है, तब N2 वाला का KH हेनरी नियतांक का मान अधिक है और O2 के लिए कम है, तो N2 और O2 में से N2 कम घुलेगा और O2 अधिक घुलेगा। तो इन चारों में से सबसे कम घुलनशील हीलियम, उससे अधिक N2 नाइट्रोजन, उससे अधिक O2 ऑक्सीजन और सबसे अधिक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दोस्त, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड में सबसे कम घुल रहा है हीलियम, सबसे अधिक घुल रहा है CO2। N2 और O2 में N2 कम घुलेगा, O2 अधिक घुलेगा। अब इसको दिमाग में भी सेट कर लो कि हीलियम सबसे कम घुल रहा है, उससे कुछ अधिक N2 गैस घुल रहा है, उससे अधिक O2 गैस घुल रहा है और सबसे अधिक CO2 गैस घुल रहा है। दोस्त, अब इस पर एक अगला क्वेश्चन देखा जाए। 298 केल्विन ताप पर जल एवं बेंजीन विलायकों में CO2 गैस के लिए, जल एवं बेंजीन विलायकों में CO2 गैस के लिए हेनरी नियतांक का मान क्रमशः है 1.67 किलो बार एवं 1 किलो बार होता है। मतलब जल में CO2 का हेनरी नियतांक है 1.67 किलो बार और बेंजीन के लिए CO2 का नियतांक है हेनरी नियतांक 1 किलो बार। तब जिस स्थिति में हेनरी नियतांक का मान अधिक होगा उस विलायक में CO2 गैस कम घुलेगा। तब जल के लिए हेनरी नियतांक का मान अधिक है, बेंजीन के लिए कम है। अतः आप डिसीजन ले लीजिए कि बेंजीन में CO2 गैस अधिक घुलेगा और जल में CO2 गैस कम घुलेगा। अब चॉइस देखिए क्या कह रहा है, जल में CO2 की घुलनशीलता अधिक होगी, ये बात गलत हुआ। बेंजीन में CO2 की घुलनशीलता अधिक होगी, यही बात सही होगा। जल और बेंजीन दोनों में घुलनशीलता बराबर नहीं होगी, क्योंकि दोनों के लिए KH का मान अलग अलग है। इनमें से कोई नहीं वाला बात हुई नहीं करेगा। तो सही उत्तर हुआ बेंजीन में CO2 की घुलनशीलता अधिक होगी। दोस्त, अभी एक डिसीजन ले लिए आप कि अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग विलायकों में हेनरी नियतांक का मान अलग अलग होता है। दोनों क्वेश्चन से भी आप देख लिए। और जहां हेनरी नियतांक का मान अधिक होता है वहां विलेयता कम हो जाता है। दोस्तों, अब हम लोग हेनरी नियम का उपयोग का अध्ययन करेंगे। कहीं लघुत्तरीय प्रश्न पूछता है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 2 अंक स्तरीय, तो वो कहता है कि हेनरी के नियम को लिखें। कभी दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछता है तो उसमें रहता है कि हेनरी का नियम का उल्लेख करें तथा इसके उपयोगों का वर्णन करें। तो दोस्तों, अब हम लोग हेनरी के नियम का उपयोग का अध्ययन करेंगे। हेनरी का नियम का पहला उपयोग तो आप कोल्ड ड्रिंक्स वाला बात जानिए रहे हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स में
अधिक मात्रा में CO2 घुलाने के लिए CO2 गैस का उच्च दाब आरोपित करके बोतल को बंद कर दिया जाता है। वही बात कोल्ड ड्रिंक्स वाली बात ही सोडा जल मतलब सोडा वाटर में होता है। तो पहला उपयोग है, आप हेनरी नियम जब समझ रहे थे तो उसी समय पढ़ लिए थे। देखा जाए सोडा वाटर, सोडा जल, सोडा जल को इंग्लिश में बोलिएगा सोडा वाटर एवं शीतल पेय कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स को हिंदी में बोलिएगा शीतल पेय पदार्थ में CO2 की घुलनशीलता बढ़ाने के लिए बोतल को CO2 गैस के उच्च आंशिक दाब की स्थिति में बंद किया जाता है, मतलब सील किया जाता है। यह उपयोग आप पहले से जान रहे हैं। अब दूसरा उपयोग देखा जाए, एनॉक्सिया नामक बीमारी। एनॉक्सिया नामक बीमारी उन लोगों को होता है जो पर्वतों और पठारों पर रहते हैं। तो पर्वतों और पठारों पर रहने वाले लोगों को एनॉक्सिया, एनॉक्सिया मतलब यह बीमारी ऑक्सीजन के कमी के कारण होता है। आप जानते हैं कि जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा ऑक्सीजन गैस का दबाव कम होगा। ऑक्सीजन गैस का दबाव कम होने के कारण हमारे खून और ऊतकों में ऑक्सीजन गैस कम घुलेगा। जब खून और ऊतक में ऑक्सीजन गैस कम घुलेगा तो श्वसन की क्रिया मंद हो जाएगी। श्वसन की क्रिया बंद नहीं होगी लेकिन मंद हो जाएगी, और हम लोगों की शरीर की जो कार्य क्षमता है वह श्वसन क्रिया द्वारा प्राप्त ऊर्जा से ही चलता है। तो जैसे जैसे ऊपर जाइएगा ऊंचाई वाले स्थानों पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाएगी। ऑक्सीजन का दाब कम होने के कारण खून एवं ऊतकों में ऑक्सीजन गैस कम घुलेगा, और ऑक्सीजन गैस जब कम घुलेगा तो श्वसन की क्रिया मंद हो जाएगी। श्वसन की क्रिया मंद हो जाएगी तो कार्य क्षमता कम हो जाएगी, और कार्य क्षमता कम हो जाएगी तो सोचने की क्षमता भी कम हो जाएगी। यही कारण है कि पर्वतीय या पठारी भाग में रहने वाले लोगों की सोचने की क्षमता कम हो जाती है और उस रोग को बोलते हैं एनॉक्सिया। देखा जाए तो अधिक ऊंचाई वाली स्थानों पर ऑक्सीजन गैस का आंशिक दाब कम होने के कारण उस स्थान पर निवास करने वाले मनुष्यों के खून एवं ऊतकों में ऑक्सीजन गैस की कमी होने के से ऑक्सीजन गैस की कमी होने से श्वसन क्रिया मंद होने से कार्य क्षमता कम हो जाता है, जिस कारण सोचने की क्षमता घट जाती है। इसे एनॉक्सिया नामक बीमारी कहा जाता है। तो दो उपयोग हो गया, एक कोल्ड ड्रिंक्स वाला और दूसरा एनॉक्सिया वाला। दोस्तों अब हम लोग हेनरी नियम का तीसरा उपयोग पढ़ेंगे। तीसरा उपयोग में समुद्री गोताखोर के बारे में चर्चा करेंगे। समुद्री गोताखोर वैसे वैज्ञानिक और वैसे टेक्निकल पर्सन होते हैं जो समुद्र के अंदर जाकर अनेकानेक रिसर्च करते हैं
चाहे कहीं जहाज के पास पुर्जा को मरम्मत करते हैं, या कोई व्यक्ति कहीं जल में डूब गया है तो उसको निकालने के लिए, चाहे उसकी लाश को खोजने के लिए प्राय आप देखते हैं कि गोताखोर लोग आते हैं। तो पहले के जमाने में, आज तो विज्ञान बहुत डेवलप कर गया, पहले समुद्री गोताखोर अपने साथ वायु का टैंक लेकर जाते थे। तो वायु में नाइट्रोजन आयतन के अनुसार 78% रहता है, ऑक्सीजन आयतन के अनुसार 21% रहता है, और अन्य गैसें आयतन के अनुसार 1% रहता है। तो वायु का मुख्य अवयव मेन कंपोजिशन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। जब कोई समुद्री गोताखोर अपने साथ वायु का टैंक लेकर समुद्र के अंदर प्रवेश करेगा तो समुद्र के जल का दबाव उसके शरीर पर अधिक होगा, और जलीय दबाव अधिक होने के कारण उस गोताखोर के खून में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसें अधिक मात्रा में घुल जाएगी। इसमें से ऑक्सीजन गैस का उपयोग तो वह गोताखोर श्वसन क्रिया में कर लेगा, लेकिन नाइट्रोजन गैस का उपयोग श्वसन क्रिया में होगी नहीं। तो जब वह समुद्री गोताखोर यदि तेजी से समुद्र से ऊपर आ रहा है, बाहर निकल रहा है, तो नाइट्रोजन गैस जो खून में घुला हुआ था धमनी और शिराओं में, मतलब नस में, जिसे आप सामान्य भाषा में धमनी शिरा को नस कहिएगा। धमनी वह नस है जो शुद्ध रक्त को ढोता है, और शिरा वह नस है जो अशुद्ध रक्त को ढोता है। तो धमनी और शिराओं दोनों में नाइट्रोजन गैस बुलबुले के रूप में उपस्थित हो जाएंगे। जब नस नाड़ी में नाइट्रोजन गैस का बुलबुला आ जाएगा तो रक्त का प्रवाह, रक्त का संचरण रुक जाएगा। और मान लीजिए कि आप ही के हाथ को यहां पर बांध दिया जाए रबर या रस्सी से, तो कुछ देर के बाद आपको हाथ में दर्द होगा, फिर पूरे शरीर में पीड़ा होगी। क्यों पीड़ा होगी? कि रक्त प्रवाह रुक गया। तो रक्त का प्रवाह रुकने के कारण उस समुद्री गोताखोर के शरीर में भी भयानक पीड़ा होता है, और उसे पीड़ा इतना अधिक भयानक होता है कभी कभी जानलेवा भी हो जाता है। उसे भयानक पीड़ा वाली बीमारी को बेंस कहा जाता है। वह बेंस क्यों हुआ? तो शरीर में नाइट्रोजन खून में अधिक मात्रा में घुल गया था, और वही ऊपर आने पर बुलबुला के रूप में आ गया, और बुलबुला रक्त के प्रवाह को रोक दिया। तब क्या विज्ञान इतना डेवलप हो गया तो अब समुद्री गोताखोर समुद्र से निकलकर आकर ऊपर बाप बाप करेगा, दर्द के मारे कराहेगा? नहीं। अब वैज्ञानिकों ने उसका एक अच्छा हल ढूंढ लिया। क्या हल लोग ढूंढे? कि अब जो पहले वायु का टैंक लोग लेकर जा रहे थे, अब वहां पर उस टैंक में हीलियम मिला दिया गया। हीलियम खून में अत्यंत कम घुलेगा, मतलब अघुलनशील है। तो आजकल जो हम लोग समुद्री गोताखोर के लिए टैंक बना रहे हैं, उसमें देखिएगा बोर्ड पर हीलियम है
11.7%, नाइट्रोजन है, N2 गैस है 56.2%, जो कि पहले 78% था। अब देखिए कितना कम हो गया। और O2 है 32.1%। अब इस टैंक को जब लेकर जाएगा हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन युक्त टैंक को लेकर जाएगा, तो अब उसको पीड़ा नहीं होगी। तो दोस्त, समुद्री गोताखोर में बेंड्स नामक बीमारी और उसका निदान दोनों आप समझ गए। अब मैं जो बोर्ड पर लिखा हूं यही बात आपको समझा दे रहा हूं, मेरे साथ याद कीजिएगा। जब कोई समुद्री गोताखोर अपने साथ वायु में नाइट्रोजन है 78% और ऑक्सीजन है 21% एवं अन्य गैस है 1% का टैंक लेकर समुद्री गोताखोर वायु का टैंक लेकर समुद्र की गहराई में प्रवेश करता है, समुद्र के गहराई में चला गया, तो जलीय दबाव जो समुद्र के अंदर गया, जलीय दबाव बढ़ते गया। जलीय दबाव अधिक होने के कारण उसके खून में N2 एवं O2 गैस अधिक मात्रा में घुल जाते हैं। N2 और O2 दोनों गैस अधिक मात्रा में घुल गया। ऑक्सीजन गैस मतलब O2 का उपयोग श्वसन में हो जाता है, ऑक्सीजन गैस का उपयोग श्वसन में कर लिया, बच गया नाइट्रोजन गैस। परंतु जब गोताखोर समुद्र से बाहर आता है तो जलीय दबाव बाहर आएगा, तो जलीय दबाव कम हो जाएगा। जलीय दबाव कम होने के कारण N2 गैस बुलबुले के रूप में धमनी और शिराओं मतलब नस में उपस्थित होकर रक्त संचरण माने प्रवाह, रक्त प्रवाह को रोक देता है। और रक्त प्रवाह को रोकेगा तो अब शरीर में भयानक पीड़ा होगी। अतः गोताखोर को जानलेवा पीड़ा होता है, दर्द होगा, जिसे बेंड्स नामक बीमारी कहते हैं। अब आजकल आधुनिक वैज्ञानिकों ने इसका निदान क्या किया, तो इसका निदान यही किया कि अब नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाला जो वायु का टैंक था उसमें हीलियम मिला दिया गया। हीलियम 11.7 पे ही पूछे गए आपसे कि वायु के टैंक में कौन गैस मिला दिया जाता है जिससे समुद्री गोताखोर को अब पीड़ा नहीं होता है, तो मिला दिया गया हीलियम। कितना प्रतिशत? 11.7%। N2 मिला गया 56.2% और O2 मिलाया गया 32.1%। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, समुद्री गोताखोर को जो भयानक पीड़ा हुआ था और उसे बेंड्स नामक बीमारी हो गई थी, तो उस कठिनाई को दूर करने के लिए आधुनिक वैज्ञानिक क्या उपाय किए, तो उन्होंने आधुनिक वैज्ञानिकों ने अब उसे वायु वाले टैंक में हीलियम को मिला दिया। आधुनिक वैज्ञानिकों ने इस कठिनाई को कम करने के लिए समुद्री गोताखोरों के लिए निम्नलिखित गैसीय मिश्रण का निर्माण किए हैं। अब इसको याद रखिएगा कि इस गैसीय मिश्रण में हीलियम है कितना? 11.7%, नाइट्रोजन गैस है 56.2% और ऑक्सीजन गैस है 32.1%। देखिए, जो पहले नाइट्रोजन गैस 78% था उसको घटाकर कितना कर दिएगा? 56.1
2%, तो अब बुलबुला कम बनेगा, नाइट्रोजन गैस का बुलबुला कम बनेगा और उसे अब पीड़ा नहीं होगी। तो दोस्तों, हेनरी नियम और उसका उपयोग आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझकर इसको याद रख लीजिएगा परीक्षा के दृष्टिकोण से। अब अगला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, राउल्ट का नियम। तो हेनरी का नियम और राउल्ट का नियम, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी हेनरी नियम पूछेगा तो कभी राउल्ट नियम पूछेगा, दोनों में से एक तो जरूर आता है। धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी।